आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की आरआरबी, आरपीएफ एसआई की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का रेलवे आरपीएफ एसआई का 2 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो देख लेते हैं रेलवे आरपीएफ एसआई की 2 दिसंबर की पहली पाली में कैसे क्या प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला क्वेश्चन देखेगा। पहला देखिए प्रश्न जो था पूछा गया कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में है। संसद में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा जो है ना 120 अनुच्छेद में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित है। संसद में कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में संचालित की जाएगी, लेकिन राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने के लिए हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से व्यक्त करने की अनुमति नहीं दे सकता। अगर हम अनुच्छेद 121 की बात करें तो अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन से आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति को एक अभिभाषण पेश करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए जिसमें न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना की गई हो। देखिए अनुच्छेद, अगर हम 122 की बात करें तो अनुच्छेद 122 में न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच ना करना, इसमें यह शामिल किया गया है। संसद में किसी भी कार्रवाई की वैधता प्रक्रिया की किसी भी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी। कोई भी अधिकारी या संसद का सदस्य जिसे संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए या व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस संविधान द्वारा या इसके तहत शक्तियां निहित हैं, उनके द्वारा प्रयोग के संबंध में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। ये शक्तियां अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग पाकिस्तान राज्य की मांग की और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत के ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग का पहला सम्मेलन अमृतसर में आयोजित किया गया था। आगा खान मुस्लिम लीग के जो हैं वो पहले अध्यक्ष थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में लीग में शामिल हुए। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली ने रखा था, यह आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को उद्धार दिवस के रूप में मनाया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं फैक्ट जो पेपर में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के बिहार राज्य में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो बिहार राज्य में है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए ये जो आंकड़े दिए गए हैं थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। जनगणना 2011 के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें बिहार जो है पहले नंबर पर आ जाता है 1106 के साथ।
पश्चिम बंगाल 1028 के साथ, केरल 860 और उत्तर प्रदेश 829 के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, निम्न में से किस क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है? किस क्षेत्र को, टुंड्रा क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है? टुंड्रा क्षेत्र को हिरण की भूमि कहा जाता है। बारहसिंगा, रगीफर, टाउडरस, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक, उप आर्कटिक, टुंड्रा, बोरियल और पहाड़ी क्षेत्रों के मूल निवासी सर्पपूर्ण वितरण के साथ हिरण की एक प्रजाति है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू के भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले, इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? द्रौपदी मुर्मू के पहले राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जो है ये भारत के राष्ट्रपति थे। इससे पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा लिया जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी तो प्रतिभा पाटिल। 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति का पद रामनाथ कोविंद को प्राप्त हुआ, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 25 जुलाई 2022 को भारत की वो 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। देखिए द्रौपदी मुर्मू जो है ना, ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल और ओडिशा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू थी। वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली अनुसूचित जनजाति की पहली सदस्या थीं। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने आधिकारिक तौर पर उन्हें 2022 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए नामांकित किया था। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं, तो यह फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्होंने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पर जीत हासिल की थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट सर्विस पेमेंट मेथड। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग से जुड़ी जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 148 में कैग से जुड़ी जानकारी जो है वो दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हुई है। भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उससे रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत की राष्ट्रपति पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति पर चलाया जाता है संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 61 भारतीय संविधान 1950, जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जाना हो तो आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जाएगा। ऐसा संकल्प सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाम वंश मामलुक वंश का कालक्रम निम्नलिखित है। इसमें देखिए सबसे पहला जो आपका जो कालक्रम आता है वो गुलाम वंश का आता है, जिसकी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। मामलुक वंश की स्थापना की थी। राजवंश, इसका जो राज्यकाल था यानी इसका जो शासनकाल था, राजवंश का इसका शासनकाल था 1206 से 1290 के बीच में इसका शासनकाल रहा था गया है और समय सीमा दी गई। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 के बीच में रहा था। आराम शाह 1210 से 1211, इल्तुतमिश का 1211 से 1236 के बीच में रहा था और रुकन उन दीन फिरोज इसका शासनकाल 1236 तक चला था। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 के बीच में रहा था। मोइज उद्दीन बहरामी इनका शासनकाल 1240 से 1242 के बीच में रहा था। अलाउद्दीन मसूद 1242 से 1246 के बीच में। नसरुद्दीन महमूदी का कार्यकाल जो था 1246 से 1266 के बीच में था। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 के बीच में रहा था। मुइजुद्दीन मोहम्मद कैकाबाद इनका शासनकाल 1286 से 1290 के बीच में रहा था। तो ये जो चार्ट है इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इसमें से भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है आपसे लोगों से। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिग। अरविंद अडिग उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। 2008 में सिर्फ 33 साल की उम्र में अरविंद अडिग ने अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जीता। अरविंद अडिग का जन्म 1974 में मद्रास, जिसे अब चेन्नई कहा जाता है, हुआ था और भारत के दक्षिण में मैंगलोर में बड़े हुए।
उनका दूसरा उपन्यास लास्ट मैन इन टॉवर 2011 में प्रकाशित हुआ था। उनका नवीनतम उपन्यास सिलेक्शन डे 2016 खेल कथा उपन्यास था। उनका उपन्यास एमनेस्टी 2020 में प्रकाशित और जारी होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर कौन है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर है सुमन कुमारी। बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्पाइनर पर बन गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्पाइनर कोर्स करने वाले 56 पुरुष समकक्षों में से सुमन एकमात्र महिला थीं। सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। बीएसएफ अब दुनिया की सबसे बड़ी सीमा की रक्षा करने वाली सेनाओं में से एक है। बीएसएफ जम्मू भारतीय सेना के साथ नियंत्रण रेखा पर और पाकिस्तान के साथ 192 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और दलीप सिंह चौधरी बीएसएफ के वर्तमान महानिर्देशक हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया खादी और चट्टानी दीवारों से गिरी गहरी घाटी ये क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं तंग नदी घाटी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका, फार्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना है? 1.8 × 10⁻⁴। ठीक है, फार्मिक अम्ल HCOOH का आयनीकरण स्थिरांक Ka अम्ल के रूप में इसकी शक्ति का माप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके रेलवे RPF SI के, जो कि मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।